फिर आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से मैंने अपने आगाज़ में आपको इब्तिदाई में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जो सारी समाअत हुई, उसमें कुछ अहम जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो अहम मामलात हुए, ज़रा उस पर बात करके फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ बढ़ती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ जो 9 दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ने सवाल किया है कि इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कैसे कम हुए हैं। ये दलील दें कि पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया के हक को सलब किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तो बन चुका है और पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। खैर ये मामला जो आगे बढ़ा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पहले ही मुतनाज़ हो गया था, फिर इसको चैलेंज किया गया, फिर इसकी सुप्रीम कोर्ट समाअत हुई है। इस पर जरा बात कर लेते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे कानूनी मामला पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सुमैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राजा खालिद साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, बड़े अहम अब रिमार्क सामने आ गए हैं। पीर को इस केस की समाअत दोबारा होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, क्या हो सकता है? देखें, बुनियादी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का एक तस्वर मौजूद है। एक हमारी एग्जेक्टिव है, इंतजामिया है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी हमारी लेजिस्लेचर है विच इज पार्लियामेंट, ठीक हो गया। तीसरा हमारी जुडिशरी है। और ये जो तीनों अदारे हैं उनकी बाउंड्रीज दे हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। फिर उसके साथ साथ ये है कि दीज ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो प्राइम ड्यूटी है लेजिस्लेचर की, उसका काम है कानून साजी, और हर तरह की कानून साजी कर सकती है अंडर आर्टिकल 142, जो कहता है कि जो पार्लियामेंट है शैल हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आल्सो द क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब मैं आप उस बिल की तरफ, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसके खतोखाल का थोड़ा सा जायजा ले लें। पार्लियामेंट इज फुली कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट सच बिल, टू मेक सच लॉ, ठीक हो गया। ये उसका इख्तियार है। और यहाँ पे जो नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि अगर सूबाई असेंबली, वो भी लेजिस्लेचर है, वो भी अपनी हद तक खुद मुख्तार है, तो अगर वो भी कोई इस तरह का कानून पास कर ले जो मुसादिम हो पार्लियामेंट के कानून के साथ, तो सूबाई असेंबली का जो कानून है वो वाइड समझा जाएगा, उसे कलअदम करार दिया जाएगा, ठीक है। प्रीवेल करेगा पार्लियामेंट का कानून, मर्कजी पार्लियामेंट का कानून। बिल्कुल। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, एक तो इसमें ये है कि आपको पता है कि बेतहाशा, बेलगाम और बेदरेग इस्तेमाल होता था सो मोटो नोटिस का। यहाँ तक हुआ माजी में कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, पूरा पाकिस्तान जानता है उन्हें, बाबा रहमती के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने अपने भाई के हॉस्पिटल को बचाने के लिए सो मोटो नोटिस लिया और लिवर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर जो था वहाँ लाहौर में, जिसके लिए डॉक्टर साहब है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, महबूब इलाही या ज़हीर इलाही या इस तरह से था, अमेरिका से एक बड़ी जॉब छोड़ के आए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर हुए। तो उन्हें बुरी तरह से स्नब कर दिया गया, इस हद तक डिस्करेज किया गया कि उन्हें मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ा और वो सेंटर बंद हो गया। इस तरह के सो मोटो आज खुद नोटिस लिए जाते थे। उस वकला का एक अरसे मुतालबा था, पाकिस्तान की जितनी बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनका मुतालबा था कि सो मोटो का इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल और नाजायज गैर जरूरी इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भी काफी अरसे से यही राय थी कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें सीनियर तीन जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
वो फैसला करेंगे कि किन किन केसेस में और किस किस नौयत के केसेस में हमें सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। फिर ये है कि बेंच की तश्कील के हवाले से माजी करीब में आप देख चुकी हैं कि क्या किरवाड़ उतारा बंदयाल साहब जो उनके मंजूर नजर जजेस थे, जो उनका लाइक माइंडेड ग्रुप था, उन जजेस को बेंच में शामिल करके तो अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे। हालांकि बार बार मुतालबा किया गया कि जी आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें, बाकी जजेस भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसा नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसे रोकने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई कि जी ताकि एक मशावरत के साथ हम बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें, केसेस की नौयत को, केसेस की इम्पोर्टेंस को, उनकी नेचर को सामने रखते हुए। अब इसमें तीसरी इम्पोर्टेंट बात है सुमैया, वो बड़ी बहुत जरूरी, आज देखें सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस पेंडिंग हैं। इतनी बड़ी पेंडेंसी की वजह यह है कि हम सियासी केसेस में लग जाते हैं, कई माह उन पे सर्व कर देते हैं, आम बंदे को रिलीफ नहीं मिलता। अब यह है कि अगर कोई आम आदमी अपनी अपील दायर करता है, उसमें साथ नोट ऑफ अर्जेंसी करता है, तो 14 दिनों के अंदर वो अपील फिक्स हो जाएगी, दिनों के अंदर। बिल्कुल सही। एक बार इजाफा करके फिर मैं आपका अगला सवाल लेता हूँ, वो ये कि 184(3) है, डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें अपील का अख्तियार नहीं था। यानी आपको सुप्रीम कोर्ट ने देखे मियां नवाज शरीफ के केस को ले लें, जहांगीर तरीन के केस को ले लें, केसेस को सामने रखें कि आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ which is nowhere provided in the ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ, लेकिन उनके पास अपील का हक नहीं था, तो लिहाजा इस एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला 184(3) के तहत करती है तो बड़े बेंच के सामने अपील की जा सकती है। बिल्कुल साहब, देखना ये राजा खालिद महमूद साहब के आगे फिर होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।